नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा और बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि समाजवाद एक परिवार के अंदर बंधक बनकर नहीं रखा जा सकता। वो अपनी जाति नहीं, सिर्फ अपने परिवार के सगे हैं। ये समाजवादी पार्टी के किले को धराशायी करने का मौका है और लगातार चाहे अखिलेश यादव हो या फिर उनके चुनावी चाचा। कल से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के बारे में किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय अखिलेश ने जितना उल्टा सीधा बोल सकते थे बोला, और जब मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ तो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो बताते हुए मुझे झिझक होती है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। जहां 2012 से 2017 तक पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा विधानसभा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां लोगों के जमीन, मकान, दुकान कब्जा न किए जा रहे हो। अपहरण एक उद्योग बन गया था। कोई लूट ले अगर रास्ते में जाते हुए आपको, तो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। जिले के प्रशासन को, थाने और तहसील को कुछ गुंडे, अपराधी और माफिया किस्म के लोगों के इशारे पर संचालित किया जाता था। लेकिन 2012 से 2017 तक जब इन अत्याचारों का सामना पूरे प्रदेश की जनता ने किया और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सपा की सरकार रहते हुए भी आपने यूपी से 73 सांसद, देश से 283 से अधिक सांसद देने का काम मैं भी 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की जो फूलपुर लोकसभा है वहां से सांसद बना था, 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके। रामपुर में पहुंची पूर्व सांसद जयाप्रदा ने यूपी उपचुनाव को लेकर के रामपुर में प्रचार किया। इस दौरान जयाप्रदा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। साथ है पूर्व सांसद जयाप्रदा जी और हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके का इलेक्शन होगा। इस बार जो है बीजेपी के लिए इलेक्शन बहुत भारी दिख रहा है। देखिए, इस बार जो है हमारे जो कमल खिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए अपना आकाश सक्सेना जी जीतेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आजम खान लगातार रो रो के आंसू बहा बहा के वोट मांग रहे हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता समझ लिया और जनता को चाहिए डेवलपमेंट, और यहाँ पे बार बार एक व्यक्ति के लिए चुनाव हो रहा है तो ये सही नहीं है। रामपुर के लिए मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंट हो और रोजगार बने। जी, हमारे साथी सांसद जयाप्रदा जी, और मैं बता दूं आपको, उन्होंने कहा कि आजम खान के आंसुओं का असर कहीं पर ही नहीं होगा, क्योंकि आजम खान लगातार ये पहले से ही कहते चले आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी ये सीट जीत पाएगी। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। तो आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। तो उपचुनावों को लेकर के लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो मैनपुरी की लोकसभा सीट हो या फिर रामपुर हो या फिर खतौली सीट हो। हर सीट पर सभी दिग्गज अपनी जान झोंकने का काम इस दौरान ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं। फिर चाहे केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी पहुंचे हुए थे, साथ में आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से योगी आदित्यनाथ भी ग्राउंड जीरो पर अपनी जान झोंकने का काम कर रहे थे। खतौली हो गया, साथ में मैनपुरी, इन तमाम क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील भी की थी। चंद्रशेखर आजाद रावण भी रामपुर पहुंचे हुए हैं, साथ में जयंत चौधरी और यादव कुनबा भी इस समय रामपुर में अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है ताकि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दिलाई जा सके।
साथ में जो बीजेपी है उसके लिए एक मौके के जैसा है कि इन सफाई गढ़ों को अगर ढा दिया जाता है तो आगे की राह उनके लिए बहुत आसान होगी। 2024 के लिए बड़ा मैसेज होगा। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनिल के अंकुर स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? किस तरह की तस्वीरें हैं? लोगों का जो उत्साह है वो क्या बयां कर रहा है? सिनारियो यहाँ पर है। मैं यहाँ पे रामपुर के कचहरी रोड पे हूँ और ये पास में ही समाजवादी पार्टी दफ्तर है, उसके थोड़ी दूर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और स्थिति ये है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, फिरोजाबाद, इटावा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ के लोग यहाँ मौजूद है। और हमें बता दें जो यहाँ पे स्थिति है, लोगों उत्साह कांटे की टक्कर जो गई है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन चुनाव में लोगों को मजा बहुत आ रहा है जिस तरीके का यहाँ माहौल है। हमारे साथ खड़े हुए हैं स्थानीय मिश्रा जी है। मिश्रा जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपको, जहाँ पर क्या है? ये पहला चुनाव है जहाँ बीजेपी लड़ रही है। अब तक बीजेपी अपने प्रत्याशी खड़े करती थी, कभी लड़ती नहीं थी। 2019 में प्रधानमंत्री यहाँ प्रचार करने नहीं आए क्योंकि नेताजी ने लोकसभा में बोल दिया था कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप उन्हें प्रधानमंत्री। तो नेताजी का क्योंकि मोदी सम्मान करते थे, बीजेपी लोग सम्मान करते। सवाल यह है कि नेताजी अब नहीं है। अब क्योंकि नेताजी की कनेक्टिविटी गाँव स्तर पर थी, गाँव के लोग थे, नेताजी नहीं है तो अपने सुनी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर चाचा शिवपाल का क्या रोल रहेगा? चाचा के लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं। चाचा के विधानसभा में लोग हैं, बाहर ग्राम पंचायत के लोग हैं। चाचा साथ आगे समाजवादी पार्टी मौजूद हुई। नहीं, पक्का चाचा ने जो बयान दिया वो बयान बड़ा ही अजीबोगरीब था। वो बयान, इसमें कोई दोहरा नहीं, वो बयान समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। समाजवादी पार्टी को जो जाती है भारतीय जनता पार्टी को, उनके समाज के लोग 15-20% वोट मिलने की संभावना थी, लेकिन अब वो वोट छिटक जाएगा क्योंकि जो उन्होंने यहाँ बीजेपी इसको समाज पे ले जाती है। समाज जात का अपमान कर दिया, मेरे बीजेपी का अपमान कर दिया, तो ये से संभवतः नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। मिश्रा जी बता रहे हैं नुकसान हो जाएगा। आप कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से। आपको क्या लग रहा है, नुकसान होगा कि समाजवादी पार्टी से नहीं? समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। आज हम मैनपुरी में काफ़ी क्षेत्रों में घूम टहल के देखा, आम जनमानस में एक ही आवाज़ है कि डिम्पल यादव जी के अंदर नेताजी की छवि देखी जा रही है और एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है मैनपुरी में। ये क्या आप इनके बात से कितना सहमत हैं? ये लड़ाई है। आप बताइए कि दो मुख्यमंत्री, आज केशव प्रसाद मौर्य तीसरी बार 10 दिन के अंदर तीसरी बार केशव प्रसाद मौर्य का तीसरा दौरा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिन यहाँ प्रवास कर गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं और योगी का कल दूसरा दौरा है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, 1 दर्जन मंत्री अपने उतार दिए मैदान में और बीजेपी का पूरा संगठन लगा हुआ है। बीजेपी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पूरी दमदारी से लड़ रही है। आप समाजवादी पार्टी के नेता है, कहाँ से आए आप? डॉक्टर अखिलेश पटेल नाम है, अम्बेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा से आया हूँ। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आप लगे हैं यहाँ पे? मैं जैसे क्षेत्र में आया, यहाँ बहुत उत्साह है लोगों में कि नेताजी ने जो विरासत दी है, अगर उन्हें धरती पुत्र का नाम मिला तो इसी मैनपुरी से मिला हुआ है। और नेताजी के रूप में पूरे देश में अगर कोई जाना जाता है नेता तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव हैं। आज उनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए यहाँ की जनता तत्पर है। मैंने मार्केट में सर्वे किया, देखा तमाम 90% लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफा चुनाव हो रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का नेता। आप क्योंकि समझदार हैं, आप अच्छा क्रिटिक हैं, आपको क्या लग रहा है? सन 67 से आज अगर जोड़ लिया जाए 55 साल हो गई। 55 साल में एक बार यहाँ से कांग्रेस जीती, 84 का इलेक्शन बलराम सिंह यादव जीते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसकी रिलेटेड पार्टियां यहाँ से सांसद बनते रहे हैं। 91 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 96 में मुलायम सिंह यहाँ से जीते, रक्षा मंत्री बने। 2004 में मुलायम सिंह ने जीते, दोबारा फिर जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पुणे बने थे। क्या स्थिति है? ताजा स्थिति अब स्थिति यह है कि यहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैंपेन कर रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। डिप्टी सीएम का कल दूसरा दौरा है। आप राम की नगरी से आए हैं, अयोध्या से।
आपको क्या लग रहा है भाई साहब यहाँ पे राम की चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने तस्वीरें देखी मैनपुरी की, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं ऐसे वक्त में जब दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गुजरात का रण भी तप रहा है। जी हाँ, गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो चुका है। 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर गुरुवार से पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, सीएम योगी वहां पर जनसभाओं को संबोधित करने के लिए गुजरात पहुंचे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो गुजरात के पाटन, बनासकांठा में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। आज का दिन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और गुजरात विधानसभा की 89 सीट पर प्रथम चरण के मतदान चल रहे हैं और भाइयों बहनों, इसी दिन गुजरात के गौरव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 के देशों का प्रमुख के रूप में आज उनका चयन भी हुआ है। भाइयों बहनों, G20 के ये देश दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है। भारत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह सौभाग्य मिलना, ये गौरव मिलना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। गुजरात के अंदर हम सब जानते हैं सन 2002 में भीषण दंगे हुए थे। 2002 के बाद गुजरात में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त गुजरात शांति और सौहार्द और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। आज भारत भी विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस कि उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो, और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार हो, मां अंबा के धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि कांग्रेस तो इन सभी आस्था के स्थानों पर बैरियर बनकर के हमेशा उनके सुंदरीकरण और पुनरुद्धार के कार्य में बाधक बनी रही। लखनऊ विधानसभा की तर्ज पर ही आज लोक भवन में कैंटीन का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, कैंटीन का मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने उद्घाटन किया। ये कैंटीन वीआईपी सुविधाओं से युक्त रहेगी। लोक भवन में सभी वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसको देखते हुए सुरक्षा के साथ साथ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी हरदोई पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई पूरा देश जान चुका है। केजरीवाल शब्दों का जाल और आडंबर करते हैं और शब्दों के जाल से लोगों को छलते हैं। साथ ही कहा कि राहुल गांधी के दाढ़ी बढ़ा लेने और भगवा ओढ़ लेने से मन पवित्र नहीं हो जाता। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक और सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। लखनऊ की
जमुना झील को नैनीताल झील के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। इसका काम एलडीए केवीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुरू कर दिया है। झील की सफाई के लिए हाईटेक मशीनों को भी उतारा गया है, जो कि माइक्रो बबल्स एयरेशन तकनीक से पानी की सफाई करेंगी। दावा किया जा रहा है कि इससे झील के पुराने इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करके अटल के सपने को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा यमुना झील के पार्क को भी डेवलप करके यहां टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। ये मालवीय नगर की यमुना झील है, जो इस समय पूरा अतिक्रमण से और जो है पूरी पटी पड़ी थी, लेकिन अब प्रशासन ने जो है इसको ठीक करने के लिए तैयारी शुरू की है। पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो जब यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे तो पहली बार ही उन्होंने इस झील को जो है खूबसूरत बनाने के लिए सारा जो है सपना देखा था, लेकिन उनके कई प्रयासों के बावजूद उस समय इसको जो है मुकाम नहीं मिल सका। अब योगी सरकार ने इस झील को जो है पुनर्जीवित करने के लिए काम शुरू किया है और इसके लिए मशीनें मंगाई जा रही हैं। कुछ मशीनें मंगा करके काम शुरू भी किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक झील का काफी काम हो जाएगा और उसके बाद यहाँ आसपास के लोगों में राहत ली सकेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि झील में अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, उसको हटाने के लिए भी प्रशासन लगा हुआ है और उम्मीद है कि यह अतिक्रमण भी अगले साल तक हटा लिया जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। 5 दिसंबर तक चलने वाला उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 2 ही दिन में खत्म हो गया। जी हां, विपक्ष सत्र को जल्द समाप्त होने पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी इस बात को मान रहे हैं कि सत्र जल्द खत्म होने की वजह से जनता के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन मौजूदा सत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लेने का काम जरूर हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो सत्र जो हमारा जो 29 से 5 तारीख तक चलना था, किन्हीं कारणवश आप देखिए अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, आप जो है गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, कई और सारी गतिविधियां हैं जिससे कि जो है सरकार के पास जो है थोड़े समय की शॉर्टेज थी। उस वजह से मंत्रीगण बिजी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने कार्यों से पूर्व निर्धारित कार्य थे उनसे बिजी है। लेकिन 2 दिन का जो सत्र हुआ उसमें बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने बीजेपी कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका सीधा फायदा आम उत्तराखंडी महिला को होगा। देखिए, बहुत खुशी है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये जो बिल था ये अटका हुआ था। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ी पहल की और कल ये विधेयक जब पास हुआ तो इसमें मातृशक्ति में खुशी की लहर जाग गई। देखिए, आप दूरस्थ क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ पे कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही विषम है, और वहाँ दूरस्थ क्षेत्र की बहन बेटी जब कॉलेज स्कूल में जाती है, कॉलेज जाती है, तो उसको लगता है कि आने वाले समय में उसका भविष्य क्या होगा। तो इस प्रकार की आरक्षण की जब ये सुविधा दी गई तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो राज्य की जो महिलाएं हैं, वो बहनें हैं, वो बिल्कुल आगे आने वाले समय में विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगी। और ये बहुत खुशी की बात है, आज बहुत सारी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय जो हमारी पूरी जो उत्तराखंड की कैबिनेट है, सरकार है, उसका धन्यवाद यहाँ पर कर रही हैं। केंद्र सरकार धीरे धीरे केरोसिन आवंटन खत्म कर रही है, जिसको लेकर धनौल्टी विधायक ने सरकार के मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राशन की दुकान पर अब केरोसिन मिल नहीं रहा है, जिस पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि 99% से ज्यादा आबादी का विद्युतीकरण हो गया है। इस वजह से अब केरोसिन की खास जरूरत नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार धीरे धीरे केरोसिन का आवंटन खत्म कर रही है और अब राज्य को प्रति माह 1200 लीटर हाई केरोसिन दिया जा रहा है। खाद्य विभाग की जिम्मेदारी थी किसी समय तक में, जब देश आज़ाद हुआ, कि अपने यहाँ पर हर घर को जो है खाना पकाने के लिए केरोसिन का सदुपयोग हो पाए और साथ साथ में बिजली के दृष्टिकोण से, प्रकाश के दृष्टिकोण से इसका उपयोग हो सके। वो आज़ादी के बाद से लगातार चल रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद से जब से प्रधानमंत्री जी मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ करी, राज्य सरकार ने भी उज्ज्वला योजना प्रारंभ करी। आज अंत्योदय कार्ड धारक हों, पीएचएच कार्ड धारक हों, पीले कार्ड धारक हों, इसके अतिरिक्त भी
पेट्रोलियम कंपनी से जब रिकॉर्ड लिया गया तो 29 लाख परिवार हैं जो कि अब गैस से, उज्ज्वला से जुड़ चुके हैं और पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की आबादी 125 करोड़ के करीब है। लगभग 99% आबादी जो है अब वो गैस से आच्छादित हो गई है। तो केरोसिन की तो कोई जगह बनती ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार के पशुपालन और सहकारिता विभाग की कुक्कुट वैली संयुक्त योजना को लॉन्च किया है। सहकारिता विभाग के कार्यालय में दोनों विभागों के मंत्रियों ने योजना का शुभारंभ किया। कुक्कुट वैली योजना को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का साफ तौर पर कहना कि प्रदेश में स्वरोजगार की दिशा में कुक्कुट वैली योजना बेहतर विकल्प होगी। अभी तक प्रदेश में बाहरी राज्यों से चिकन की सप्लाई हुआ करती थी, जिसको देखते हुए राज्य के भीतर ही कुक्कुट वैली योजना की शुरुआत की गई है। कुछ दिन पहले हमारे विभाग के द्वारा एक गोट वैली कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था और आज हमने कुक्कुट वैली का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसमें सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग दोनों अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि उत्तराखंड के 2 डिपार्टमेंट मिलके एक योजना को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। कुक्कुट वैली जो कॉन्सेप्ट हमारा एक लोगों को रोजगार से जोड़ने का, जो माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है किसानों की आय बढ़ाने का, पशुपालकों की आय बढ़ाने का, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया साबित होने वाला है। आप हमारे यहाँ पर 13 के 13 जिलों में हम कुक्कुट वैली लॉन्च करेंगे। ये एक जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना स्कीम है कोऑपरेटिव विभाग की, उससे हम लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और उनको कुक्कुट प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे और पूरी 100% बायबैक स्कीम पर होगा। उनके मीट और एग दोनों सरकार एम्पैक्स के द्वारा एक्वायर करेगी। और हिमालय हमने इसका जो नाम दिया है वो हिमालय दिया है, ताकि हिमालय चिकन, ताकि जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो कि एक उत्तराखंड जैसी एक स्वच्छ स्टेट से आ रहा है, ऑर्गेनिक है। तो एक कोशिश है हमारी कि लगातार गोट वैली के बाद कुक्कुट वैली लॉन्च करने के बाद एक कोशिश की हमने कि जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की समस्या है रोजगार और पलायन, इनको हम एड्रेस कर सकें, लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा सके, पलायन की। उत्तराखंड में बढ़ रहे नशे के व्यापार पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड पुलिस का लक्ष्य है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग फ्री किया जा सके। ऐसे में पुलिस किस तरीके से अभियान चला रही है, इसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन से खास बातचीत की संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुनिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन सर हमारे साथ है। सर, राज्य में ड्रग फ्री उत्तराखंड का अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से अभियान चल रहा है और कब तक हम देवभूमि को ड्रग फ्री कर देंगे? देखो, ड्रग्स फ्री करने के 2 अप्रोच हैं, डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन। यानी कि डिमांड रिडक्शन का मतलब जो नया डिमांड ना हो लोग, उसके लिए काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो वो हमने हमारे पुलिस वाले और बाकी विभाग में इसमें शामिल है कि वो नया जो यंगस्टर्स हैं उसको ड्रग के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि वो डिमांड धीरे धीरे कम हो जाए। एक ये है। दूसरा पहलू, दूसरा अप्रोच है सप्लाई रिडक्शन, यानी कि उस पर पुलिस का कार्रवाई करना है। जो भी सप्लाई हो रहा है उसको बंद करें। तो उसे तहत अभी हमने सभी डिस्ट्रिक्टों का निर्देश दिए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक इकाई भी बनी हुई है। तो अभी रिसेंटली उनका मीटिंग भी हुआ है। तो जो भी इस पे ड्रग्स पे कारोबार कर रहे हैं, जो स्मगल कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वो जो कई बार हो रहे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट हो और उनकी प्रॉपर्टीज जब्त हो। ये पूरा मुहिम हम चल रखे हैं। सर, महिला सुरक्षा जो है वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में। किस तरह से अब आप लोग काम कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उत्तराखंड में? तो महिला सुरक्षा से रिलेटेड पे हमारे जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उस पर भी एक प्रोविजन है गोरा शक्ति उसका। उस पर सभी महिलाओं से हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वो अपने डाउनलोड कर लें। उस पर SOS बटन वगैरह भी है। तो थाने में हमारा पुलिस स्टेशन, ईच पुलिस स्टेशन में महिला उपनिरीक्षक या महिला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। तो इनकी जो भी शिकायतें, कंप्लेंट्स आती है उसको तत्परता से कार्रवाई करने के लिए, तो ये कार्रवाई होगी। सर, जो अपराधी हैं उनको किस तरह से आप लोग उनके अवैध संपत्तियों को जब्त करने का काम कर रहे हैं? हमारे डीजी साहब ने 1 दिसंबर से 2 महीने के लिए जो गैंगस्टर्स हैं, इनके जो भी चिन्हित कराए गए गैंगस्टर एक्ट इन्वोक किए हुए, उनकी जो संपत्तियां जब्त करने का कार्रवाई के लिए एक अभियान शुरू हुई है। और इनामी अपराधी और वांटेड क्रिमिनल्स को भी अरेस्ट के अभी कैंपेन हमने शुरू किया। धन्यवाद सर, जनता टीवी से बात करने के लिए। तो वी मुरुगेशन जी हमारे साथ है जो कि तमाम विषयों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। देहरादून से विशाल गर्ग, जनता टीवी।